वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नॉवल द इंजन ट्रबल को। द इंजन ट्रबल इज़ रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण का पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णन नारायण। राशीपुरम कृष्णन नारायण यानी आर के नारायण अपने स्टोरी कलेक्शन मालगुडी डेज़ के लिए बहुत ही फेमस हैं। मालगुडी डेज़ की स्टोरीज़ में से ही एक स्टोरी है द इंजन ट्रबल। तो द इंजन ट्रबल कहानी है इनोसेंट पीपल और कनिंग पीपल की। ये कहानी डिस्कस करती है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग टाइप के पीपल रहते हैं और वो एक दूसरे को किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करते हैं। इंजन ट्रबल के अंदर राइटर ने प्रैक्टिकलिटी, होप, लक, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जैसी थीम से डील किया है। इस कहानी को एक अननेम्ड नरेटर ने डिस्कस किया है। इस कहानी का नरेटर अननेम्ड है, वो बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत ही बातूनी है। इस पूरी कहानी को फर्स्ट पर्सन में नरेट किया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मेले से। इस मेले को ऑर्गेनाइज़ किया है गेटीलैंड ने। गेटीलैंड एक इंस्टीट्यूशन का नाम है और मेले को इसने ऑर्गेनाइज़ किया है जिमखाना ग्राउंड में। मालगुडी में एक जिमखाना ग्राउंड है जिसके अंदर गेटीलैंड नाम की इंस्टीट्यूशन ने एक फेयर, एक मेला ऑर्गेनाइज़ किया है। नरेटर यहाँ पर एक पुअर व्यक्ति है। नरेटर इज़ अ वेरी पुअर मैन और बाय चांस ये इस मेले के अंदर एक लॉटरी जीत जाता है। इसकी लॉटरी का जो टिकट नंबर है वो उस नंबर से मैच करता है जो कि विनर है और प्राइज़ के तौर पर ये एक रोड इंजन जीतता है और इसी रोड इंजन की ये कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को। मालगुडी में गेटीलैंड नाम की एक इंस्टीट्यूशन आती है जो एक फेयर को ऑर्गेनाइज़ करती है जिमखाना ग्राउंड में। जिमखाना ग्राउंड को बहुत सजाया जाता है। इस फेयर के लिए बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए जाते हैं और इस फेयर के अंदर हर तरह के खेल को, हर तरह के साइड शोज़ को दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग अलग अलग बूथ्स पर अलग अलग परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। जैसे यहाँ पैरेट के बोलने से लेकर, पैरेट से रिलेटेड खेलों से लेकर मोटरसाइकिल और लूप इन द डोम ऑफ डेथ जैसे खेल्स को भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर कॉर्नर है, उस कॉर्नर के अंदर टिकट दी जाती है। 8 आने की एक टिकट है और ये एक लॉटरी की टिकट है। इस टिकट के विनर्स अलग अलग तरह के आर्टिकल्स जीतने के चांसेस रखते हैं। जैसे इस विनिंग प्राइजेस के अंदर पिन कुशन, शूइंग मशीन, कैमरा और रोड इंजन जैसी चीज़ें हैं। और एक इवनिंग को नरेटर ने एक टिकट खरीदी। नरेटर की टिकट का नंबर था 1005 और होता क्या है कि ये जो 1005 नंबर है ये विनर टिकट होती है और राइटर इसकी प्राइज़ के तौर पर एक रोड इंजन को जीत लेता है। लेकिन ये इस तरह का प्राइज़ नहीं था कि कोई व्यक्ति शॉर्ट नोटिस पर उसे घर ले जाए। ये रोड इंजन काफ़ी बड़ा इंजन था। तो नरेटर ने शोमैन से कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इसे यहाँ से ले जाने में। लेकिन उसने सिर्फ क्या कहा कि विनर्स को अपना जो भी प्राइज़ है वो अपने आप के खर्चे पर और अपने आप से ही मैनेज करके यहाँ से ले जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि रोड इंजन काफ़ी बड़ा था और ले जाना बहुत इजी नहीं था, तो शोमैन ने उसे एक रिलैक्सेशन दिया कि वो जब तक उनका शो ख़त्म नहीं होता तब तक इस प्राइज़ को यहाँ रख सकता है, उसके बाद उसे ये अपने आप से ही यहाँ से ले जाना होगा। नरेटर इसके लिए एग्री हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा शो कब तक चलेगा। वो कहता है कि आज शाम तक, उसके बाद तुम्हें ये यहाँ से ले जाना होगा। नरेटर अब यहाँ से घर चला जाता है और अगले दिन आकर क्या देखता है कि जो जिमखाना ग्राउंड के अंदर जो फेयर लगा हुआ था वो लोग वहाँ से जा चुके थे। फेयर वाज ओवर और उसका रोड इंजन वहाँ पर एज इट इज़ पड़ा हुआ था। अब ये जो रोड इंजन है इसको वहाँ से लेकर जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये प्राइज़ उसके गले की एक आफत बन जाता है। तो अब सोचता है कि मैं इस रोड इंजन का क्या करूं। जैसा कि
रोड इंजन जिमखाना ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, तो उसके पास उसे एक नोटिस मिलता है कि या तो इस रोड इंजन को यहाँ से उठा लिया जाए, अदरवाइज़ इस जिमखाना ग्राउंड पर इसको रखने के लिए उसे मंथली रेंट पे करना पड़ेगा। और पुअर व्यक्ति होने के कारण ये रेंट पे करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता और वो इस रेंट को पे करने लगता है। फिर वो सोचता है क्या मैं इसे म्यूनिसपैलिटी को क्यों ना बेच दूँ। फिर वो इनोसेंटली जाता है और पूछता है कि क्या मैं ये म्यूनिसपैलिटी को बेच सकता हूँ, लेकिन वहाँ से उसे कोई हेल्प नहीं मिलती। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, वो उसको विनिंग प्राइज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ये नहीं जानते होते कि ये जो विनिंग प्राइज़ है, यानी ये जो रोड इंजन है, ये उसके लिए कितना बड़ा ट्रबल बन चुका है। अब जो शोमैन है वो अपने बूथ्स को पैक करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, पेपर डेकोरेशंस ख़त्म हो जाती है और उसका जो रोड इंजन है, जैसा कि हम जानते हैं, वो वहीं पर पड़ा होता है। और वो क्या कर रहा है, अब म्यूनिसपैलिटी को वहाँ पर इसको रखने के लिए, इस रोड इंजन को रखने के लिए हर मंथ 10 रुपीज़ को पे कर रहा है, ठीक है। और इस 10 रुपीज़ को पे करने के लिए मंथली वो अपनी वाइफ के जो जेवल्स हैं, वाइफ के जो गहने हैं, उनको गिरवी रखता है, बिकॉज ही हैड नो इनफ मनी फॉर पेइंग दिस रेंट। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं म्यूनिसपैलिटी से रिक्वेस्ट करूं कि क्या वो इसे ख़रीद सकते हैं। जाता है म्यूनिसपैलिटी ऑफिस में और उनसे पूछता है, रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये ख़रीद लो, लेकिन म्यूनिसपैलिटी वाले इसको ख़रीदने से मना कर देते हैं। फाइनली वो उसको उनको काफ़ी एक लंबा लेक्चर देता है म्यूनिसपैलिटी को कि वो भी एक सिटीज़न है मालगुडी का और उसके लिए वो टैक्स पे कर रहा है। इवन वो पिछले 3 महीने से इस रोड इंजन के लिए भी टैक्स पे कर रहा है, तो इसलिए उसको ये म्यूनिसपैलिटी को बेचने का पूरा हक है। लेकिन म्यूनिसपैलिटी जो ऑफिसर है वो उसे एक नोटिस देता है कि जल्दी से जल्दी अब इसको यहाँ से निकाल लो और तुम बहुत ज़्यादा दिन तक आगे इस रोड इंजन को जिमखाना ग्राउंड पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकता जिमखाना ग्राउंड पर? क्योंकि वहाँ पर एक कैटल शो होने वाला है आगे, राइट। अब ये उसके लिए और बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है कि 24 आवर्स में वो इस ग्राउंड को किस तरह से क्लियर करे, क्योंकि जो अगली पार्टी है जिसको शो दिखाना है कैटल फेयर के लिए, कैटल शो है ये एक, वो अगले वीक यहाँ पर ओपनिंग है उसकी और वो एडवांस में ही वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस इंजन को यहाँ से उठा लिया जाए। अब वो इस रोड इंजन को उठाने के लिए, रोड इंजन को यहाँ से ले जाने के लिए अलग अलग लोगों से हेल्प मांगता है। जैसे कि वो एक बस ड्राइवर से हेल्प मांगता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह से वो एक स्टेशन मास्टर के पास पहुँचता है, लेकिन वो भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता। फाइनली जब म्यूनिसपैलिटी उसे ये क्लियर करने के लिए कहती है, तो इसके बारे में वो काफ़ी सोचता है और उसे समझ आता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी हेल्प करने में एबल नहीं है। फाइनली वो मंदिर जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ भगवान का ही भरोसा है। वहाँ पर जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, उसकी सिंपैथी गेन करने में वो सफल हो जाता है। अब पुजारी उसे क्या कहता है कि मैं तुम्हें टेम्पल एलिफेंट दे सकता हूँ, मंदिर का हाथी दे सकता हूँ, इस हाथी की मदद से तुम इस रोड इंजन को यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन मंदिर का दूसरा पुजारी कहता है कि खाली एलिफेंट इस रोड इंजन को यहाँ से नहीं निकाल सकता, इसके साथ साथ तुम्हें 50 कूलीज भी चाहिए होंगे जो इंजन को पीछे से धकेले। और नरेटर मान जाता है। हालांकि नरेटर के लिए ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि पर कुली को 8 आने देने हैं और इस तरह से 50 कुलीज थे टोटल। और इसी तरह से टेम्पल एलिफेंट को भी 70 रुपये एक दिन के देने थे और साथ ही साथ में एक टाइम का खाना भी देना था। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि समहाउ मैं इस रोड इंजन को यहाँ से मूव कर दूँ और अपने फ्रेंड के एक खेत में रख दूँ, क्योंकि वो 1-2 महीने या कुछ महीने के लिए अगर उसके खेत में इसको रख दिया जाए तो वो एग्री हो जाएगा। अब वो अरेंजमेंट करता है एक डिसमिस्ड बस ड्राइवर का, जिसका नाम है जोसेफ एक डिसमिस्ड बस ड्राइवर है और वो नरेटर का फ्रेंड है। वो मान जाता है ये रोड रोलर या रोड इंजन चलाने के लिए। अब नेक्स्ट डे क्या किया जाता है, रोड इंजन को वहाँ से निकालकर फ्रेंड के खेत में ले जाने की तैयारी की जाती है।
और एक बहुत बड़ा सीन यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। जो एलिफेंट है उसको इंजन से बड़ी बड़ी रस्सियों की हेल्प से बांधा जाता है। पीछे से 50 जो कूली है वो उस इंजन को धकेलते हैं और उसका नरेटर का फ्रेंड जोसेफ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अब धीरे धीरे इंजन को आगे खींचा जाता है हाथी के द्वारा और जोसेफ को स्टीयरिंग घुमाना होता है ताकि क्या किया जा सके, सही डायरेक्शन में रोड इंजन को ले जाया जा सके। बट जो रोड इंजन है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाता, वो स्ट्रेट जाता है और स्ट्रेट जाते जाते वो एक कंपाउंड वॉल के अंदर टक्कर मार देता है और जो वॉल है वो गिर जाती है और बिल्कुल उस वॉल का काफ़ी बड़ा एक पार्ट चूरे में चेंज हो जाता है, रेत रेत बन जाता है उसका। ठीक है, और ये देखकर जो भीड़ है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। अब इस भीड़ के चिल्लाने की वजह से एलिफेंट चिढ़ जाता है। एलिफेंट को भीड़ की जो चीख चिल्लाहटें हैं वो पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो बहुत ही तेज़ तेज़ ट्रम्पेट करने लगता है। एलिफेंट भी चिल्लाने लगता है और रस्सियों को तोड़ देता है और फाइनली क्या करता है, दीवार को एक किक मारता है और बाकी बची हुई जो दीवार है वो भी टूट जाती है। ऐसा होने पर जो 50 मैन पीछे से धकेल रहे थे उसको, वो वहाँ से भाग जाते हैं और भीड़ भी वहाँ से भागने लग जाती है। अब जिस व्यक्ति की दीवार थी वो नरेटर को अरेस्ट करवा देता है। पुलिस आती है और उस नरेटर को लॉकअप में डाल देती है। लेकिन नरेटर को एक ही शर्त पर, एक ही कंडीशन पर छोड़ा जाता है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर इस दीवार को भी बनवाएगा और जो लोगों का उसने पे करना है, जैसे एलिफेंट के लिए पे करना है या जो सारी चीज़ें हैं वो पे करेगा। तो जैसे ही वो लॉकअप से बाहर आता है तो देखो उसके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। पहला क्या है कि उसे इस दीवार को, जो दीवार टूट गई थी, उसको दोबारा से बनवाना है और जो 50 मैन उसने कूली के तौर पर रखे थे उनके पैसे, उनकी जो सैलरी है वो पे करनी है। इसके अलावा जोसेफ जो कि इंजन को चला रहा था उसको भी पे करना है। फोर्थ काम जो उसे करना है, जब हाथी ने दीवार को किक किया तो उसके पैर में चोट लग जाती है, तो उस हाथी के लिए जो मेडिसिन का खर्चा होगा, जो ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, वो भी उसको पे करना है। ठीक है, हालांकि नरेटर कहना चाहता है कि मैंने हाथी को दीवार तोड़ने के लिए तो नहीं रखा था, लेकिन फिर भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता और टेम्पल अथॉरिटी उसकी बात को नहीं सुनती और उसे हाथी का जो मेडिसिन का खर्चा है वो भी भुगतना पड़ता है। और सबसे जो फाइनल काम होता है वो क्या होता है, इंजन को अब जिस सिचुएशन पर वो खड़ा हुआ है वहाँ से हटाना। ठीक है, तो इस तरह से उस पुअर व्यक्ति के पास और बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं। फाइनली वो घर पहुँचता है और उसकी वाइफ क्या कहती है कि ये मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। लेकिन जब वो अपनी वाइफ से बात करता है तो वाइफ को क्या लगता है कि वो फिर से सिंपैथी गेन करना चाहता है ताकि मैं उसे और एक गहना दे सकूँ। वो उसे अब की बार वो उसे डांटती है और क्या कहती है कि मैं अपने फादर को लेटर लिखकर यहाँ से चली जाऊँगी। नरेटर अपनी वाइफ को उसके घर पर भेज देता है ताकि वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन प्राप्त कर सके। इवन उसका प्लान होता है कि वो भी कुछ टाइम के लिए यहाँ से मालगुडी से चला जाएगा। लेकिन जब वो मालगुडी से जाने वाला होता है उसी टाइम पर क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड रिलीफ मिलता है उसे एक स्वामी जी की शेप में। एक स्वामी जी मालगुडी में आते हैं। ठीक है, और ये जो स्वामी जी हैं ये एक शो दिखाने आए हैं, योगा से रिलेटेड एक शो दिखाने आए हैं जो कि म्यूनिसिपल चेयरमैन के द्वारा पैट्रनाइज किया गया है या ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और ये स्वामी जी का जो शो है ये एक फ्री परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से जिस हॉल में वो शो दिखाने वाला है वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। नरेटर भी जाकर गैलरी में बैठ जाता है। स्वामी जी बहुत सारी योगिक एक्सरसाइज, योगिक कारनामे दिखाते हैं। वो ग्लास टम्बलर्स को कुतर कर खाने लग जाता है। इसके अलावा वो एक कील से बने हुए बोर्ड पर लेट जाता है। हर तरह के एसिड्स को वो ड्रिंक कर सकता है और इसके अलावा जो गर्म लोहे की छड़ है उसको वो लिक करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। इसके अलावा वो तेज़ जो तीखी बिल्कुल कीलें हैं, नेल्स हैं, तीखी कील हैं, उनको निगल जाता है। अपनी हार्ट बीट को थोड़े टाइम के लिए रोक कर अंडरग्राउंड
बरी करवा लेता है, अपने आप को दफना लेता है, फिर भी उसको कुछ नहीं होता और भीड़ ये सब कुछ देखती है। लेकिन अपने इन योगिक आसन्स के लास्ट में वो एक स्पीच देता है और फाइनली अपने एक्ट के बारे में कहता है कि मेरा एक और एक्ट है। वो क्या है उसका एक्ट, कि वो धरती पर लेट जाएगा और एक रोड रोलर यानी कि एक रोड इंजन उसके चेस्ट पर से गुजर कर जाएगा, लेकिन फिर भी स्वामी जी को कुछ नहीं होगा। ये उसका लास्ट कारनामा है, ये दिखाना चाहता है। इसलिए वो पूछता है, म्यूनिसिपल चेयरमैन से पूछता है, हैव यू अ रोड इंजन, क्या तुम्हारे पास एक रोड इंजन है? आई वुड लाइक टू हैव इट ड्राइवन ओवर माई चेस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इंजन मेरी चेस्ट पर से गुजरे। चेयरमैन लुक अबेस्ड, चेयरमैन बहुत ही शर्म फील करता है और कहता है कि उसके पास कोई भी नहीं है। लेकिन स्वामी जी इंसिस्ट करते हैं, आई मस्ट हैव अ रोड इंजन, मेरे लिए एक रोड इंजन लाना होगा, बिकॉज आई हैव टू शो माई फीट, मुझे ये जो यौगिक फीट है ये दिखाना ही दिखाना है। म्यूनिसिपल चेयरमैन एक बहाना बनाता है कि हमारे पास तो कोई ड्राइवर भी नहीं है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं ड्राइवर की चिंता मत करो, मेरे पास ड्राइवर है, मेरा जो असिस्टेंट है वो हर तरह के रोड इंजन चलाने में एक्सपर्ट है। अब जैसा कि नरेटर गैलरी में बैठकर ये सुन रहा होता है तो वो अचानक से खड़ा होकर कहता है कि उनसे मत पूछो रोड इंजन के बारे में, मेरे पास एक रोड इंजन है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि एक असिस्टेंट, एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो रोड इंजन को चला सकता है, फाइनली वो वहाँ पर पहुँच गया है और इस तरह से वो उसको अपनी रोड इंजन की प्रेजेंट सिचुएशन से हटाकर कहाँ ले जाएगा? अपने फ्रेंड के फील्ड में ले जाएगा फाइनली। तो इसलिए वो एक ऑफ़र दे देता है। अब इस तरह से जैसे वो ऑफ़र देता है तो स्वामी जी उसकी बात को एग्री कर जाते हैं और सभी लोगों का वो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन बन जाता है। सभी लोगों का कंसंट्रेशन इस व्यक्ति पर, नरेटर पर आ जाता है। फाइनली वो ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पर एक इंजन खड़ा होता है जो कि नरेटर का इंजन है। नरेटर के इंजन की ड्राइविंग सीट पर स्वामी जी का असिस्टेंट बैठ जाता है और स्वामी जी धरती पर लेट जाते हैं। 2 पिलो सेट करवाते हैं, एक सिर के पास और एक पैरों के पास, और अपनी चेस्ट के ऊपर चौक से एक निशान बनाते हैं और क्या कहते हैं कि ये जो रोड इंजन है ये प्रॉपरली इसी निशान से जाना चाहिए, ना 1 इंच उधर ना 1 इंच इधर। अब जैसे ही रोड इंजन स्टार्ट होने वाला होता है, स्वामी जी कहते हैं जैसे ही मैं ओम बोलूँगा और अपनी आंखें क्लोज़ करूँगा वैसे ही तुम ये जो इंजन है इसको चला देना। अब जैसे ही जो असिस्टेंट है वो रोड इंजन को चलाने वाला होता है, उसी टाइम पर एक पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ पर एक ब्राउन कलर का एनवेलप अपने हाथ में लेकर पहुँच जाता है और वो पीछे से स्वामी जी के असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि वी आर सॉरी, वी हैव टू टेल यू दैट यू कांट गो ऑन विद दिस। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम ये कारनामा नहीं कर सकते, ये यौगिक फीट करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर इश्यू किया है और तुम स्वामी जी के ऊपर से इस इंजन को नहीं चला सकते। स्वामी जी अचानक से खड़े हो जाते हैं और भीड़ अचानक से वहाँ पर क्यूरियस हो जाती है, उत्सुकता से देखने लगती है। स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं देश के अंदर योगा का प्रचार कर रहा हूँ, तो कौन मुझे ये कारनामा करने से हटा सकता है? कोई भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि एक मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है। तो इस तरह से उसका जो ये यौगिक फीट है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? नरेटर को होता है, क्योंकि नरेटर का जो रोड इंजन है वो फिर से वहीं रह जाता है। और स्वामी जी गुस्से में आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं इस अभिशापित प्लेस को अभी तुरंत छोड़कर जा रहा हूँ, और वो बहुत गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो नरेटर उस असिस्टेंट की बाजू पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने इस इंजन को स्टीम अप किया है, तुम कम से कम इस इंजन को, ये जो फील्ड है, खेत है पास में ही, इसके अंदर ले जाओ। लेकिन असिस्टेंट कहता है जब मेरे गुरु इतने नाराज़ हैं तो मैं इसको ड्राइव कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे ड्राइव नहीं करूँगा। वो भी वहाँ से चला जाता है। अब नरेटर के पास और कोई चारा नहीं रहता सिवाय कि मालगुडी टाउन को छोड़ने के। तो वो क्या करता है, वो इंजन को उसके भाग्य पर छोड़ देता है और वहाँ से निकलने का प्लान बना लेता है। अब जैसा कि वो अपनी पैकिंग कर चुका है, रात को सो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग में निकलने के लिए। लेकिन शायद नेचर उसका रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर आ जाती है, प्रकृति उसका रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है। कैसे आती है प्रकृति उसका रेस्क्यू करने के लिए?
अचानक से उस रात को एक भूकंप आ जाता है और ये भूकंप इतना ज़्यादा होता है कि लोगों के घरों की दरवाजे और खिड़कियाँ टूट जाती हैं, यहाँ तक कि वो रात को अपने बेड से नीचे गिर जाते हैं। अब जब इतना तेज़ भूकंप आता है तो अगली मॉर्निंग नरेटर जाकर अपने इंजन को देखता है कि इंजन कैसी कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही वो इंजन को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इंजन कहाँ होता है? इंजन एक बहुत बड़े वेल के अंदर, बहुत बड़े कुएं के अंदर, एक तरह से वो गंदे पानी का नाला था वो कुआं, उसके अंदर पहुंच गया होता है, वहां जाकर फंस जाता है। और नरेटर सोचता है कि ये तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन जिस हाउस के ओनर की, उसने जिस हाउस की दीवार तोड़ी थी हाथी ने, उस हाउस का ओनर वहाँ पर बाहर आता है और वो बहुत तेज़ हंसता है और क्या कहता है कि तुमने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दी। ये जो गंदा नाला है ये गंदे पानी से भरा हुआ था और म्यूनिसिपैलिटी ने मुझे बहुत बार इसे बंद करने के लिए कहा था और मैं इसको हर वीक टू वीक मेरे पास इसे बंद करने के लिए नोटिस आते रहे हैं। आई वॉज ड्रेडिंग द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग, और मैं इसे बंद करने के कॉस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सकते में था, डरा हुआ था, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन तुम्हारे इंजन ने इसे एक कोक की तरह से इसे एक ढक्कन की तरह से बंद कर दिया है, इसीलिए इसे अब यहीं रहने देना, इसे यहाँ से मत हटाना। अब नरेटर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और क्या कहता है कि सॉरी, मैं इस इंजन को अब यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने इस इंजन के ऊपर काफ़ी खर्चा किया है। उन 50 लोगों की वेजेस को देना है मुझे जिनको इसे हटाने के लिए लगाया गया था, हाथी की ट्रीटमेंट का खर्चा उठाना है, अपनी वाइफ के जो जेवर हैं उनको गिरवी रखा हुआ है उन्हें भी छुड़वाना है। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या कहता है कि मैं अपनी टूटी हुई दीवार को खुद बना लूँगा और इन सारे खर्चों को, इन सारे कर्ज़ों को भी मैं चुका दूँगा, लेकिन तुम इसे यहीं पर रहने देना। नरेटर इससे एग्री कर जाता है और इस तरह से नरेटर इस मुसीबत से छुटकारा पा लेता है। और जब कुछ मंथ्स के बाद नरेटर फिर से उस दीवार के पास जाता है तो क्या देखता है कि ये जो दीवार थी, ये उस दीवार पर से झांक कर देखता है तो क्या देखता है, ये जो कुआं था, नाला था, इसको प्रॉपरली सीमेंट अप कर दिया गया था। और ये देखकर नरेटर को चैन की सांस आती है। फाइनली जो लोग हैं मेले के अंदर वो उसकी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि हम इन बातों में विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन नरेटर कहता है कि मैं चाहता हूँ इस बार तुम भी लॉटरी का टिकट जीतो, तुम भी लॉटरी जीतो और तुम्हें रोड इंजन प्राइज़ के तौर पर मिले, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सच था या झूठ था। इस तरह से कहानी एंड हो जाती है। तो इस तरह हमने नोटिस किया कि आर.के. नारायण की इस कहानी का अगर मैसेज देखा जाए तो इस कहानी का मैसेज है नबडी गेट्स रिच बाय गैम्बलिंग। कोई भी जुआ खेलकर या लॉटरी के द्वारा अमीर नहीं हो सकता। और जैसा कि इस कहानी में टाउन का नाम क्या था, मालगुडी था। मालगुडी एक इमेजिनरी स्थान है जो आर.के. नारायण ने अपनी सारी कहानियों के अंदर, खासकर मालगुडी डेज़ की कहानियों के अंदर प्रयोग किया है। इमेजिनरी लोकेल वो प्लेस होता है जो कहीं पर भी वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उसको एक कहानी को लिखने के पर्पज़ से ही बनाया जाता है। जिस तरह से आर.के. नारायण का इमेजिनरी प्लेस मालगुडी है, उसी तरह से थॉमस हार्डी का जो इमेजिनरी प्लेस है वो क्या है, वेसेक्स है। तो आई थिंक ये स्टोरी आप सभी को इंटरेस्टिंग लगी होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग सी और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी या काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम को लेकर आएंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like our video, please give us a thumbs up and share it with your friends. Also subscribe our channel.